हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब लोग। तो जैसा कि अपने पहले की वीडियो में मैंने इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आप लोगों से कुछ बातें करी, तो अब शायद वक्त आ गया है कि अब हम थोड़ा सा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में थोड़ा डिस्कशन करें, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट समझने में आप लोग को थोड़ा सा ईजी हो। मेरा आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी ठीक नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये वीडियो आपके सामने है। तो जैसा कि मैं बात कर रहा हूँ आप लोगों से इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में। तो इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन जनरली एक कॉन्सेप्ट है। जैसा कि इंडस्ट्रियल वर्क्स होते हैं, प्रोसेस होते हैं, तो उसमें ऑटोमेशन को हम कैसे अप्लाई करते हैं। तो उससे पहले हम ये समझते हैं कि इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन होता क्या है। तो दोस्तों, इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें हम कुछ रॉ मटेरियल को लेकर के उस पर कुछ उसमें कुछ रॉ मटेरियल और ऐड करके कुछ प्रोसेस अप्लाई करके कुछ मशीनरी की हेल्प से हम एक फाइनल प्रोडक्ट रेडी करते हैं, जो कि हमारे नेशन के डेवलपमेंट में या हमारे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़फुल होते हैं। इन प्रोसेस इन सामान में आपके जो फूड आइटम्स होते हैं, ऑटोमोबाइल्स, मोबाइल्स, लैपटॉप, आपके डिफेंस के आइटम, कई सारे आइटम्स इसमें शामिल हैं। तो हम इस बारे में डिस्कशन करेंगे कि ये क्या प्रोसेस है, इसका कैसे करते हैं और यहाँ पे ऑटोमेशन की क्या ज़रूरत है। बात कर रहे थे इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन के बारे में। तो पहले इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स का हम एक बार रिव्यू कर लेते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, ये सारे जितने भी आइटम्स हैं ये पहले भी बन रहे थे। पहले भी हमारे पास ऑटोमोबाइल्स थी, पहले भी हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी थी, पहले भी हमारे पास मोबाइल फ़ोन थे। लेकिन अब इस चीज़ की ज़रूरत क्यों है कि हमें ऑटोमेशन करना है। तो दोस्तों, सबसे बड़ी बात कि कोई भी प्रोडक्शन हो, आप लोग भी जानते होंगे आपके रोज़मर्रा की जिंदगी में, प्रोडक्शन में जब तक का आपके वेस्टेज कम होंगे, आपका टाइम कम लगेगा उसको करने में, आपका पैसे कम लगेंगे, तो वो एक बेटर प्रोडक्शन माना जाता है किसी भी प्रोडक्शन के उसमें। जैसा कि आप सब लोग जानते होंगे ये चीज़, घर में अगर खाना ही बन रहा है तो अगर कम वेस्टेज होगा तो आपको खाना ज़्यादा देर तक चलेगा और वो आपके लिए कॉस्ट इफिशियंट होगा। तो इसी में हम एक बात करते हैं कि ऑटोमेशन की ज़रूरत क्यों पड़ी। अब हम एक प्रोसेस अज्यूम करते हैं। जैसा कि आप सोचो कि आपका कोई एक पार्ट है जिसको आपको 30 मिनट के लिए उसमें 180 डिग्री का टेम्परेचर मेंटेन करके उसको एक केबिन में रखना है। तो यहाँ आप एक ऑपरेटर को बैठाओगे, वो पहले तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए एक जनरेटर का आप यूज़ करोगे। जनरेटर से हीटर चलाओगे, हीटर से टेम्परेचर मेंटेन होगा। अब आपको क्या करना है कि एक ऑपरेटर वहाँ पे होगा मशीन के पास में। वो एक पहले तो चेक करेगा कि टेम्परेचर प्रॉपर मेंटेन हो गया है कि नहीं हो गया है। फिर आपके जनरेटर में प्रॉपर फ्यूल है कि नहीं, जो कि आधे घंटे तक का उस हीटर को चला सके। और आपका इक्विपमेंट जो उसमें जा रहा है वो वेल रेडी है कि नहीं है। फिर आप 30 मिनट तक का वहाँ पे मशीन के पास बैठ करके वेट करोगे, जिससे कि अगर कोई बीच में दिक्कत आती है तो आप उसको ईजिली हैंडल कर सकें। तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा ये प्रोसेस हो गया जिसमें हम एक बात करते हैं कि आपके कुछ मैनुअल्स लग रहे हैं, कुछ मैन पावर लग रही है, आपका कैपिटल लग रहा है, कई सारी चीज़ें लग रही हैं। अब हम अगर उसको ऑटोमेशन के उसमें बात करें तो हमारा एक कंट्रोलर होगा। वो एक कंट्रोलर उस फर्नेस के अंदर का जो टेम्परेचर होगा उसको सेंस करता रहेगा ऑटोमेटिकली, और अगर कम ज़्यादा होता है तो वो हीटर के टेम्परेचर को घटा या बढ़ा करके वो उस चीज़ को एडजस्ट करेगा। प्लस जो फ्यूल की हम बात करते हैं तो वो फ्यूल भी ऑटोमेटिक चेक होता रहेगा उसके डीआई या एनालॉग सिग्नल्स पे। और मॉनिटरिंग के लिए आपको किसी मैन पावर को वहाँ बैठाने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास एचएमआई होगी, आपके पास स्काडा होगा, जिससे कि आप उसको मैनुअली कहीं से भी आप बैठ करके उसको वॉच करते रहेंगे। तो देखिए दोस्तों, प्रोसेस जो इतना लेंदी था कि आपको मैन पावर लगानी है, आपको कई सारी मॉनिटरिंग करनी है, और अगर किसी भी एक स्टेज पे आप फेल हुए, लाइक आपने अगर टेम्परेचर सही से मेजर नहीं किया, तो आपका वो प्रोडक्ट खराब हो जाएगा जो आपने उसके अंदर रखना है। या अगर जनरेटर में फ्यूल प्रॉपर नहीं रहा, फिर भी आपकी जो आधे घंटे की प्रोसेस है वो पूरी खराब हो जाएगी। तो एक मैन पावर के बदले एक मशीन को वहाँ बैठाना ज़्यादा यूज़फुल है। तो दोस्तों, जैसा आप लोगों ने देखा कि एक मैन पावर को यूज़ करने से बेटर है कि अगर हम एक मशीन वहाँ पे यूज़ करते हैं तो कम टाइम, कम पैसे और कम मेहनत में और कम वेस्टेज के साथ हम किसी भी प्रोसेस को, किसी भी प्रोडक्ट को ईजिली फाइनलाइज कर सकते हैं। जैसा कि हम लोग कुछ की पॉइंट्स की बात करें, कुछ जो मेन पॉइंट्स जो आपको यूजफुल होंगे जब आप इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले तो इसमें देखिए कि आपका टाइम कम लग रहा है, मिनिमम टाइम आपका लग रहा है किसी भी प्रोडक्ट को फाइनलाइज करने के लिए। प्लस किसी भी रॉ मटेरियल को आप मैक्स टू मैक्स कंज्यूम कर पा रहे हैं, आपका वेस्टेज कम हो रहा है। फिर आपकी कॉस्ट, टाइम एंड आपके जो एफर्ट्स हैं वो कम लग रहे हैं। क्वालिटी आपकी इंप्रूव हो रही है आपके प्रोडक्ट की, अगर हम इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन इक्विपमेंट्स को यूज़ करते हैं। और
इसके अलावा आपका प्रॉफिट जो हो रहा है, मेन तो प्रॉफिट ही है किसी भी बिजनेस को अगर आप करते हैं, मेन जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट आपका मैक्सिमम हो रहा है। तो ये सब कुछ की पॉइंट्स हैं जो कि मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। और इसके अलावा जो इम्प्रूवमेंट है, लाइक एज अ टेक्निकल, जब आप जाते हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल वर्ल्ड, तो उसमें आपके जो इंजीनियर्स हैं या जो मेरे साथ के लोग हैं, वो ज़्यादा इस वर्ल्ड में इन्वॉल्व हो पा रहे हैं और ज़्यादा अपने डेजिग्नेशन को अचीव कर पा रहे हैं। तो हम एक ब्लॉक डायग्राम लेते हैं जिससे कि हम इस इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन प्रोसेस को समझना थोड़ा सा हमारे लिए ईजी होगा। तो जैसा कि आप लोग ब्लॉक डायग्राम अभी देख पा रहे होंगे, तो ब्लॉक डायग्राम में सबसे पहले कुछ एक्चुएटर्स हैं। एक्चुएटर्स मतलब जो वॉल्व हमें ऑन ऑफ करना है या जो हमारे कंट्रोलिंग स्टेशन है वो ऑन ऑफ करने हैं, तो वो एक्चुएटर्स के अंदर में आते हैं। कुछ हमारे सेंसर्स हैं जो हमें फीडबैक देंगे, लाइक टेम्परेचर वहाँ प्रॉपर है कि नहीं है, ऑयल टेम्परेचर, जैसे हमने एग्जांपल लिया था, तो ऑयल लेवल, टेम्परेचर, ईटीसी, हम उसको इजीली एक्सेस कर पा रहे नहीं कर पा रहे। हमारा प्रोसेस है, जो कुछ भी हमारा प्रोसेस होगा XYZ, उसमें हम बाद में डिस्कस करेंगे। इसमें हम एक कंट्रोलिंग सिस्टम बनाते हैं। कंट्रोल सिस्टम में हमारा एक कंट्रोलर होता है, लाइक PLC है, या कुछ केसेस में माइक्रो कंट्रोलर भी यूज़ करते हैं, बट इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन में मोस्टली PLC या DCS यूज होता है। अब ये दोनों क्या है ये भी हम अभी डिस्कस करेंगे। तो हमारा PC है, इसमें हम विजुअलाइजेशन स्क्रीन्स बना सकते हैं, स्काडा, और कुछ हमारी HMI होती है जो कि इंडिविजुअल डिस्प्ले होती हैं, लाइक आपका मोबाइल। तो ऐसी ही HMI आती है, ह्यूमन मशीन इंटरफेस, जिससे कि हम इजीली उस मशीन के और प्रोसेस को देख भी सकते हैं और साथ ही साथ उसको कंट्रोल भी कर सकते हैं। तो इस ब्लॉक डायग्राम से आई थिंक आपको इजीली अंडरस्टैंड हो रहा होगा, जो लोग थोड़ा बहुत भी जानते होंगे, कि हम ऑटोमेशन को कैसे अप्लाई कर सकते हैं किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी प्रोडक्शन हाउस में। यहाँ पे हम आते हैं किसी इंडस्ट्री में काम करने के लिए, तो सबसे पहले जैसे कि एक हमारा टर्म होता है लेवल ऑफ कम्युनिकेशन, तो उसी तरीके से यहाँ भी ये आप एक पिरामिड देख पा रहे होंगे, जिस पिरामिड में हमने इजीली आपको एक्सप्लेन किया हुआ है कि कैसे ऑल इक्विपमेंट्स हमारे रन करते हैं और कहाँ हमें कितना एफर्ट देने की ज़रूरत है। तो सबसे नीचे आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे फील्ड इक्विपमेंट्स हैं। फील्ड इक्विपमेंट्स लाइक आपके सेंसर्स हो गए, आपके एक्चुएटर्स हो गए, कंट्रोल वॉल्व हो गए, आपके फ्लो सेंसर एंड ऑल हो गए, आपके RLC सर्किट हो गए, रिले लॉजिक सर्किट हो गई आपकी। तो इस तरह कई सारे सर्किट जो कि फील्ड इक्विपमेंट में आते हैं, जो कि आपके फील्ड पे लगे होते हैं। ये सबसे बेसिक जो जहाँ से आपको फीडबैक आ रहा है, ये जहाँ आप कमांड सेंड कर रहे हैं। उसके ऊपर हम आते हैं कंट्रोलिंग यूनिट में। कंट्रोलिंग यूनिट में ऑल आपके PLC हो गई, आपका अदर कंट्रोलर हो गया जो कि आप यूज़ करते हैं अपने इंडस्ट्री में, आपका HMI हो गया, आपका SCADA हो गया। तो ये आते हैं आपके कंट्रोलिंग यूनिट। सबसे ऊपर आता है हमारा सुपरवाइजरी यूनिट। सुपरवाइजरी यूनिट क्या करता है कि वो इन सब लाइक PLC, SCADA, HMI, इन सब से डायरेक्टली कम्युनिकेट करता है, ना कि फील्ड इक्विपमेंट से, क्योंकि वो फील्ड पे नहीं देखने जाएगा कि कौन सा एक्चुएटर चल रहा है, कौन सा नहीं चल रहा है। वो डायरेक्टली आपके SCADA पे या HMI पे उसका स्टेटस वॉच कर सकता है और रिपोर्ट उस बेसिस पे वो बना सकता है। और ये डायरेक्टली मतलब जो मेन जहाँ रिपोर्टिंग होती है वहाँ पे हम डायरेक्टली इसको दिखा सकते हैं। तो सुपरवाइजरी कंट्रोल ही पूरा मशीन को सुपरवाइज करता है, कंट्रोल यूनिट सबको कंट्रोल करता है पूरे प्रोसेस को। तो इस पिरामिड से आप थोड़ा सा इजीली विजुलाइज कर पा रहे होंगे कि कैसे यहाँ पे काम करना है और किस लेवल पे हमें सबसे ज़्यादा एफर्ट देने की ज़रूरत है। अभी जो मैंने आपको एक पिरामिड दिखाया, तो उस पिरामिड के बेसिस पे ये एक BD है, ब्लॉक डायग्राम, जिसको आप इजीली देख करके अंडरस्टैंड हो सकते हैं कि क्या क्या सप्लाई हमें देने की ज़रूरत है। जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हम AC और DC सप्लाई भी दे रहे हैं, हम UPS भी कनेक्ट कर रहे हैं, जो कि हर इंडस्ट्री में अपना एक सेपरेट UPS होता है। इसकी जो सुपरवाइजरी यूनिट है उसमें हमारा HMI, SCADA एंड अदर विजुअल सॉफ्टवेयर इंस्टॉल्ड होते हैं। उसके नीचे जो कंट्रोलिंग यूनिट आता है वहाँ पे हमारे PLC, माइक्रो कंट्रोलर, DCS एंड ऑल इक्विपमेंट्स इंस्टॉल होते हैं। और सबसे नीचे हमारा आता है फील्ड इक्विपमेंट, जो कि हमारा जैसे कि मैंने आपसे बताया, जो कि हमारे सेंसर्स हैं, कंट्रोलिंग वॉल्व है, फ्लो मीटर्स हैं, और इसके अलावा अदर RLC सर्किट्स हैं, स्टार्टर्स हैं, वो सब इंस्टॉल होते हैं। और बगल में ही आता है सिक्योरिटी पर्पज। देखिए मेन चीज़ क्या होता है कि आप किसी भी इंडस्ट्री में कोई प्रोडक्शन कर रहे हैं, वो उस कंपनी के लिए बहुत सेफ, बहुत सिक्योर हमें रखने की ज़रूरत है। तो हम सिक्योरिटी को भी इसमें इंक्लूड करते हैं अपने ऑटोमेशन में, कि आपका कोई भी डेटा कहीं अनवांटेड जगह पे नहीं जाना चाहिए, आपका कोई भी इक्विपमेंट कोई मैल फंक्शन नहीं करना चाहिए, आपका कोई भी स्काडा से कोई लीकेज, या लीकेज इन द सेंस कि कोई डेटा आपका ब्लीच ना हो, कोई आपका इक्विपमेंट कोई ऐसा गलत कमांड ना चली जाए, जैसे कि कोई हमें नुकसान हो पैसे का, या कोई हमें इंसिडेंट हो, जैसे किसी की डेथ हो। तो हम सिक्योरिटी को भी इसमें इंक्लूड करते हैं, और सिक्योरिटी पूरे प्रोसेस को सिक्योर करता है, उसको जज करता रहता है कि कहाँ पे क्या दिक्कत आ सकती है। आप लोगों ने इस
इस वीडियो को देखा है तो थैंक यू टू ऑल। मेरे ख्याल से आप लोग काफ़ी नॉलेज में आपको हेल्प हुई होगी और आप लोगों ने इस प्रोसेस को ईजिली अंडरस्टैंड किया होगा मेरे एक्सप्लेनेशन के थ्रू। तो एक ही रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैनल सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए।